हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज हमारा है परसेंटेज का पार्ट 10। मैंने आपको परसेंटेज के पूरे 9 पार्ट करा चुका हूं। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है परसेंटेज का। आज मैंने आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। मैंने आपको जितने भी पार्ट कराए हैं तो ये सभी का निचोड़ मान लीजिए। एक तरह से पार्ट 10 जो है सभी का निचोड़ है। अगर जिसने 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर जाकर 9 पार्ट देख सकता है, और जिसने नंबर सिस्टम के 10 पार्ट नहीं देखे हैं वो भी देख सकता है, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत एडवांस तरीके से ट्रिक के द्वारा मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट कराया है। उसी तरीके से मैंने आपको परसेंटेज को एक एक कॉन्सेप्ट लेकर और जो ट्रिक लग सकती है वो लेकर मैंने आपको कंप्लीट कराया है परसेंटेज पूरा। मैंने आपको हर तरह का सवाल परसेंटेज में अब तक करा चुका हूँ जो एग्जाम में बनता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीपीओ, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सभी करा चुका हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दिया करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 10। मैंने आपको बताया था परसेंटेज जो है हमारा बैकबोन मान लीजिए अर्थमेटिक का। अगर आपका परसेंटेज अच्छा हो गया तो आप कुछ भी अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक परसेंटेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कल से प्रॉफिट और लॉस शुरू करूंगा। प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट आएगा, तो आप अनुमान लगाएंगे कि प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का महत्व कितना ज़्यादा है। यह मान लीजिए अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो आप 75% प्रॉफिट लॉस कर लेंगे। आप 75% प्रॉफिट लॉस समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप कल से प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो सबसे पहले जाकर आप परसेंटेज के 10 पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे तो आपके सोचने का जो तरीका होगा बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी जो थिंकिंग है बिल्कुल बिल्ड हो जाएगी और आप अच्छे से सोच सकते हैं सवाल को, क्योंकि इसमें मैथ में क्या है, सोचने का तरीका ही देखा जाता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को किसी तरीके से सोच रहा है और कोई दूसरा उसी को किसी और तरीके से सोच रहा है। तो बस मेन चीज़ क्या होती है, हमारे सोचने का तरीका क्या होता है वो ही हमें देखना होता है। ठीक है, अब आज का पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 10। उसको शुरू करने से पहले एक थॉट बताना चाहता हूँ मैं आपको। हमारा थॉट है, अच्छी ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। इसमें बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि आपको अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो आपका जो ड्रीम है उसे अचीव कर लो। ठीक है, या आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फेक्शन हो जाओ। तो सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या है, जो आपको ड्रीम है उसे अचीव करो। लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलता नहीं है, वैसे आपको कुछ भी मिलता रहे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। कोई इंसान बाइक से जा रहा है तो वो सोचेगा मुझे कार मिल जाए, और कोई इंसान साइकिल से जा रहा है तो वो सोचेगा मुझे कार मिल जाए, और कोई इंसान पैदल जा रहा है तो वो सोचेगा मुझे साइकिल मिल जाए, और कोई इंसान पैदल जा रहा है और जिस पे पैर नहीं है तो वो सोचेगा मुझे पैर मिल जाए। तो सेटिस्फेक्शन तो कभी कमी नहीं होती है। तो इंसान को हर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। हर सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। एक कोई बेईमान दुकानदार है। कौन है? बेईमान दुकानदार है। दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 24 होल 2/7% का लाभ कमाता है। मिश्रण से पानी का अनुपात बताइए। इसमें कह रहा है, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, मार्केट में जाने के बाद कोई शॉप कीपर है
कह रहा है मैं 40 रुपये किलो दूध लेकर आया और आपको भी 40 रुपये किलो दूध बेचूंगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि वो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, पर वो क्या करता है, 1 किलो में कुछ दूध मिक्स कर देता है, कुछ पानी मिक्स कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो वही पूछा है इस सवाल में कि उसने जो पानी वो कराए, मिक्स कराए, और जो हमारा टोटल मिक्सचर है उसका उनसे रेशियो बताना है। मतलब इसमें दो चीज़ आ गई, परसेंटेज भी आ गई और आपकी रेशियो भी आ गई। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमारा वो क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 24 होल 2.7% की। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपने अगर पिछले पार्ट देखे होंगे तो सबसे पहले क्या निकाल लिया, हमें फ्रैक्शन वैल्यू। अब 24 होल 2.7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसे तोड़ सकते हैं, हमें तोड़ सकते हैं। हमें 14 होल 2.7 की तो पता है, 14 होल 2.7 की क्या होती है, 1/7 होती है। तो हम इसे जब तोड़ेंगे 14 होल 2/7 प्लस 10% लिख सकते हैं इसे। अब इसकी तो 1/7 हो गई 14 होल 2/7 की, और 10% की क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। 10 बन जा 10, 7 बन जा 7, तो क्या आ जाएगा 17 अपॉन क्या आ जाता है 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 17/17 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 17/70, मतलब 70 तो दूध है, 70 तो दूध है। उसमें पानी कितना मिला दिया गया 17, उसमें पानी कितना मिला दिया गया 17। तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए 70 तो दूध है, हमने क्या करा 20, एक बार देखिए 24 होल 2/7 को हमने क्या करा, फ्रैक्शन वैल्यू में बदला, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी निकल के आ गई 17/70। अब 70 तो दूध है और 17 पानी मिला दिया गया, तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। बस सवाल यहीं पर खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है, मिश्रण से पानी का अनुपात बताइए, मिश्रण से पानी का अनुपात बताइए। पानी का अनुपात कितना है हमारा, पानी कितना है 17, मिश्रण कितना है 87, कितना है हमारा 87। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17:87। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसमें अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको 87:17 भी दिया जाएगा, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या पूछ रहा है, मिश्रण से पानी का अनुपात, मिश्रण से, तो से मतलब बाद में आएगा वो चीज़, से मतलब बाद में आएगी वो चीज़। पानी का पूछ रहा है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं पानी का मिश्रण से अनुपात बताइए, बोल सकते नहीं बोल सकते, पानी का मिश्रण से अनुपात बताइए। तो पानी का मिश्रण से हमने क्या बता दिया है, अनुपात बता दिया है, ठीक है। जो चीज़ से बोल रहा है वो क्या आएगी, मतलब बाद में आएगी। तो एग्जामिनर जो होगा आपको कंफ्यूज करेगा, वो 100% 87:17 भी रखेगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 40% बच्चा गलत कर कर आएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मिश्रण पहले लिख रहा है तो वो मिश्रण लिख देगा, फिर पानी बाद में लिख रहा है तो पानी लिख देगा। पर आपको ये चीज़ अपने माइंड में भर लेनी है, पानी का पूछ रहा है मिश्रण से, मिश्रण का पानी से नहीं पूछ रहा। अगर बोलता वो मिश्रण का पानी से बताइए तब ये आंसर हो जाता, पर बोल कह रहा है मिश्रण से पानी का, मतलब पानी का मिश्रण से बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 17:87। उम्मीद करता हूँ आपकी ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है और एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब इसमें कह रहा है कोई चीज़ बढ़ गई है, किसी की रेट क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी की रेट 10 से 20 हो गए, 10 से क्या हो गए 20 हो गए। पहले कोई इंसान 5 किलो चीज़ यूज करता था 10 रुपये में, तो अब वो कितनी यूज करेगा, 10 किलो यूज करेगा। कितनी यूज करेगा, 10 किलो यूज करेगा। तो पूछ रहा है उसका जो मतलब जो उसका कंजक्शन है हम कितना बढ़ा दें कि उसके व्यय में कोई भी चेंज ना आए, मतलब हम कितना ज़्यादा यूज करने लग जाएं उस चीज़ को कि उसका जो हमारा जो रुपए पहले खर्च हो रहे थे उसमें कोई भी चेंज ना आए। तो कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल मैं आपको कुछ हटका करा चुका हूँ। मैंने इसलिए क्यों रखा है, मैंने आपको बताया मिक्स सवाल हैं आज। मिक्स सवाल का मतलब जो है, जो सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, उनको मैं आपके लिए दोबारा से लेके आऊँ थोड़े अलग टाइप में। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। मैंने आपको बताया 15% की, पहले क्या निकाले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/20 हो गई। कितनी हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। अब 15% की कमी आई है, तो मतलब कोई चीज़ 20 से कितनी हो गई, 17 हो गई है। 20 से कितनी हो गई, 17 हो गई है। बहुत सिंपल सवाल है, देखिए 20 से क्या हो रही है, 17 हो रही है। ये हो रहा है हमारे रुपीज़। मैंने आपको बताया था जो हमारी क्वांटिटी होती है प्रोपोर्शनली इन्वर्स होती है हमारे रुपए के। पर्सनली क्या होती है, इन्वर्स होती है हमारे रुपए के होती है। तो मतलब अगर कोई चीज़ 20 से 17 हो रही है रुपीज़ में, तो उसका जो हमारा हम जो खर्च करेंगे उसे कहाँ से कितने करेंगे, 17 से 20 करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब कोई चीज़ 20 रुपये किलो थी, 20 रुपये थी, तो हम उसे 17 किलो खरीद रहे थे।
अब वो चीज़ 17 रुपये हो गई, तो हम उसे कितना खर्च कर रहे हैं, 20 किलो खर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो कह रहा है इसमें उपभोग बढ़ा सकता है, एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है। पहले कितना उपभोग कर रहा था 17, अब कितना कर रहा है 20, तो उसने कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया नीचे क्या आता है हमारा इनिशियली कितना खर्च कर रहा था वो 17, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 300/17। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार और देखिए 15% की कमी आई है, तो मतलब 15% की कमी मतलब 3/20, 20 से कितना हो गया 17, तो खर्च कितना करेगा 17 से 20। अब क्या कह रहा है वो उपभोग में कितना प्रतिशत बढ़ा सकता है, तो 17 से 20 कर रहा है, कितना कर रहा है 3 का बढ़ा रहा है, और किस पर 17 पे गुणा 100, 300/17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। अगला सवाल शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला सवाल देखिए आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई है तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई है, तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने आपको दोबारा क्यों लिया है, इस सवाल को मैं आपको सक्सेसिव मेथड से भी करके दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इस सवाल को दोबारा लिया है। एक मेथड तो आपको मैंने बता दिया फ्रैक्शन वैल्यू से, वो भी करके दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कब हम सक्सेसिव लगा सकते हैं और कब हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव हमारा फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस xy/100। क्या होता है हमारा x प्लस y+xy/100 होता है हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला। अब इसका यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमारे कोई लंबाई 10, 20, 30, 40, 45 मतलब फुल हमारा इंटीजर है फुल दे रखा हो, हमारा इंटीजर क्या दे रखा हो फुल दे रखा हो, तब हम उस सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। और जब हमारा कहीं मान लो आ जाए 16 होल 2/3% आ जाए, तब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज करते हैं, उसी से सवाल क्या हो जाता है आसान होता है ये। पर सक्सेसिव हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें दिख रहा है कि 10, 20, 30, तब हम सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला क्या है एक बार देखिए, x + y+xy/100। फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे देखिए, पहले क्या हो रहा है 30% बढ़ा दी गई, तो x की क्या आ जाएगा 30, 20% कम कर दी गई, कम करी गई तो माइनस का 20 आएगा, क्या आएगा माइनस का 20। अब 30 का गुणा माइनस के 20 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 600 आएगा, क्या आएगा माइनस के 600 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 30 में से 20 जाएंगे 10 बचेंगे, और माइनस 600 में से 10 से 6 के 6 बार कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4% का इंक्रीज, क्या हो जाएगा हमारा 4% का इंक्रीज। अब आप पूछेंगे 4% का डिक्रीज क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस में आता है आंसर तो हमारा हो जाता है डिक्रीज, पर हमारा आंसर किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4% का इंक्रीज। अगर हम इसको अपने तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से जो मैं आपको कराते आ रहा हूँ वैसे करते तो कैसे करते, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 30/100 क्या हो जाती है 3/10 हो जाती, और 20% की आपको बताइए क्या हो जाए 1/5 है हमारी, ठीक है। आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई, तो 10 से कितनी कर दी गई 13 कर दी गई। अब 20% कम कर दी गई, 5 से कितनी कम कर दी गई 4 कम कर दी गई, 5 से कितनी कम कर दी गई 4 कम कर दी गई। 10 पंजे 50, 13 चौका 52, कितने का डिफरेंस आ गया 2 का, किस पर आएगा वो 50 पर, गुणा क्या हो जाता 100 हो जाता, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4% का क्या आ जाता है इंक्रीजमेंट आ जाता है, 4% का क्या आ जाता है इंक्रीजमेंट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपने आपको कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है और अपनी सोच को क्या करना है बुल्ड करना है। अगर आपकी सोच अच्छी होती, अगर आपकी सोच और बुल्ड होती तो आप यहीं पर सॉल्व कर लेते सवाल को। जैसे कि मान लीजिए क्या हो रहा है 10 से 13 हो रहा है, और 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो आप इसी को डबल कर देते यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या कर देते डबल कर देते, तो यहाँ कितना हो जाता 10 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता 4 दूनी क्या हो जाता 8 हो जाता, 4 दूनी क्या हो जाता 8 हो जाता। तो हमारा क्या होता है डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, 10 ढाई 100 हो जाता है, और 13 अट्ठे 104। जब 100 हमारा दे रखा है तो 4% का क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट। तो आप इसको अपने सोच सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि अब आपकी सोच में क्या आ जाना चाहिए चेंज आना चाहिए इतना, तो क्योंकि आपने 10 पार्ट कर लिए तो आपको इतना तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं चीज़ को स्टेप को कैसे कम कर सकता हूँ। अब आप यहीं पर सोच लेते तो आपको इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हमने पहले किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हमारा ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई
और फिर 10% की कमी हुई, फिर वेतन में बदलाव ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी मैं आपको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करूंगा। किससे करूंगा? सक्सेसिव मेथड से भी, फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। 10% की वृद्धि हुई है, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10% की वृद्धि प्लस 10, 10% की कमी माइनस 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 10/100/100, प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल हो गया, 100 से कितने आ जाएगा? एक बार जाएगा, तो माइनस का 1% आ जाएगा। अब माइनस का आया है तो क्या है? मैंने आपको बताया माइनस का आएगा तो क्या होगा? डिक्रीजमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1% का डिक्रीजमेंट। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1% का डिक्रीजमेंट। तो एग्जामिनर ने 1% का इंक्रीज भी लिखा है। वो क्या करता है? कंफ्यूज करता है आप लोगों को। वो कंफ्यूज देखना चाहता है कि बच्चा कितना सोच रहा है। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करते तो बहुत आसान हो जाता है। 10% की क्या हो जाती है? 1/10, 10 से वृद्धि हो रही है, पहले 10 से क्या हो जाएगा? 11, फिर क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 10/100, 11×99, तो हमारा 100 से 99 हो रहा है, तो 1% का क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। 1% का क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? किसी संख्या के 18% को जब दूसरी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 25% प्रदान करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। पहले इसको मैं आपको बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ। किसी संख्या के 18%, क्या कह रहा है वो? किसी संख्या को 18% को जब दूसरी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग कह रहा है 25% प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? 25% प्रदान करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 12 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है? अगर इसको बेसिक मेथड से करेंगे हम तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको इसको बेसिक मेथड से करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैंने आपको बताया है इसमें क्या लगाएंगे हम? इसमें हम लगाएंगे एलिजेशन। क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन लगाएंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया है बेसिक मेथड से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। ऐसे सवालों में क्या लगाते हैं हम? एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कब लगाया जाता है? जब कोई चीज़ इतनी बढ़ रही है और जब कोई चीज़ इतनी कम हो रही है और टोटल वो हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब क्या लगाते हैं? एलिगेशन। तो हमें इसमें कह रहा है एक संख्या इतनी बढ़ रही है और दूसरी संख्या भी क्या हो रही है? इतनी बढ़ रही है, और दोनों में क्या चेंज जा रहा है, तब वो बीच में आता है वो चीज़, तब क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। कब लगा देते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए हम इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी संख्या के 18% को जब दूसरी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो ये दोनों संख्याओं के योग का 25% प्रदान करता है। मतलब 18% और जब दूसरी संख्या का क्या है? 35%, ठीक है। और क्या प्रदान करता है? बीच में आ जाएगा 25%। बड़े में से छोटा घटा देते हैं, छोटे में से बड़ा घटा देते हैं। तो 25 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 7 बचेंगे। 25 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और 35 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। 35 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। डिफरेंस कितना है? 3 का। डिफरेंस कितना है? 3 का। पर उनकी अकॉर्डिंग कितना है? तुलना में 12 अधिक है। उनके अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 10 है, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आपको अगर बेसिक तरीके से करना है तो मैं आपको अगला सवाल इसको सेम तरीके से मैं आपको उसको बेसिक तरीके से भी करके दिखाऊंगा। आप देखिए वो कितना हार्ड पड़ता है और कितना बड़ा पड़ता है। तो मैंने क्या बताया? 18 से 35, 2 18 है, एक दूसरी 35 है, बीच में क्या है? 25 है। बड़ा छोटा घटा दिया, आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो ये दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 6 अधिक है। संख्या क्या है? देखिए इसको मैं बेसिक तरीके से करके दिखाऊँ आपको कितना ज़्यादा हार्ड पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको बेसिक तरीका भी। अगर आपका माइंड अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो बेसिक से भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या लगेगा? आपको टाइम लगेगा। देखिए कैसे करेंगे बेसिक से। किसी संख्या के 15% को, मतलब x मान ली हमने एक संख्या, दूसरी संख्या मान ली y, 15x/100 प्लस दूसरी संख्या क्या है? 30%, तो 30y/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। तो xy का 24%/24/100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गए, हमारे 15x प्लस 30y। हम इसको किससे काट सकते हैं? 5 से। 5 दिए 15, 5 से 24 नहीं जाएगा, फिर 3 से काट लें। 3 पंजे 15, 3 से 10 बार, 3 से 8 बार हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया हमारा? 5x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 8x प्लस 8y।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x माइनस 8x 3x हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8y माइनस 2ny तो 2y हो गया। तो x अपॉन वाई कितना हो गया 2/3 हो गया, x अपॉन वाई कितना हो गया हमारा 2/3 हो गया। सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए x अपॉन वाई क्या हो गया 2/3 हो गया। तो कह रहा है छोटी संख्या की तुलना में 6 अधिक है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी अधिक है 1 अधिक है। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के बराबर। तो क्या पूछा संख्या क्या है, 1 की वैल्यू 6 के बराबर है तो संख्या क्या होगी 6 दूनी 12 6 3 18, तो 12 और 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मैंने तो जल्दी कर लिया सवाल को, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो इसी में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे फिर इसको इधर लेके आएंगे, समीकरणों को इधर लेके जाएंगे, तो आप पूरा 5 से 6 मिनट लगा देंगे सवाल को करने में। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है तो इस तरीके से भी आप 40 से 45 सेकंड में कर सकते हैं। मगर जो हमारा एलिगेशन है वो हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, जो हमारा एलिगेशन है वो हमारा सबसे क्या है बेस्ट तरीका है इन सवाल को करने का। अब कैसे करेंगे एलिगेशन, 15% लिख लिया यहाँ 30 लिख लिया, बीच में क्या है 24 है, बड़े में से छोटा घटा दो, 24 में से 15 गए तो कितने बचे 9 बच गए, 30 में से 24 गए तो कितने बचे 2 से काट दिए, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 9, तो हमारा क्या आ गया 2:3 आ गया। पर वो कह रहा है छोटी संख्या की तुलना में 6 अधिक है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी अधिक है 1 अधिक है। 1 की वैल्यू 6 हो गई, 6 दूनी 12 6 3 18। तो सबसे बढ़िया तरीका है हमारा एलिगेशन। सबसे बढ़िया तरीका क्या है हमारा एलिगेशन सॉल्व करने का। अब एलिगेशन कब लगाते हैं आपको समझ में आ गई होगी चीज़, जब कोई चीज़ इतनी बढ़ रही है फिर इतनी बढ़ रही है टोटल इतनी बढ़ रही है, तब क्या लगाते हैं हम एलिगेशन। कब क्या लगाते हैं हम एलिगेशन। कल भी मैं आपको एक सवाल एलिगेशन का कराया था जनसंख्या वाला, तो हम सोच सकते हैं एलिगेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या के 75% में जब 90 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करें। इसको भी मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, फिर आपको इसको मेथड बताऊंगा कैसे करेंगे। देखिए किसी संख्या के 75% में 75% बटा 3/4, तो संख्या मान ली हमने x का 3/4 क्या होगा 3/4 x हो गया, प्लस क्या जोड़ा जाता है 90 जोड़ा जाता है, तब क्या होता है परिणाम वही संख्या आती है। संख्या क्या मानी थी हमने x, तो हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 3/4 में से x घटा देंगे हम, 3/4 x में से x घटाएंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब 4x माइनस का x/4 बराबर क्या हो गया माइनस का 90, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 360 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 360 के बराबर। पर हमें इतनी मजदूरी नहीं करनी है पेपर में, हमें इतना बड़ा नहीं करना है। हमें करना कैसे, हम अपने अब आपकी कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर हो गया आपको। अब आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया है तो हमें सोचना कैसे है वो देखिए। अब सवाल को देखिए, किसी संख्या के 75% में जब 90 जोड़ा जाता है, मान लीजिए 75% जी है, ठीक है 75% आपका जब जी है तो कितना जोड़ा जाता है 90 जोड़ा जाता है। पर हमारा अगर परसेंटेज में देखें तो कितना जोड़ा जा रहा है 25%, कितना जोड़ा जा रहा है 25%, क्योंकि टोटल कोई चीज़ होती है हमारे में 100%, क्या होती है 100% होती है, तो 75% तो जे जोड़ा जा रहा है, तो 25% ही जो जोड़ा जा रहा होगा, तो 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90 के बराबर। आपकी 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90 के बराबर। जब 25% की वैल्यू 90 के बराबर हो गई तो 100% की वैल्यू क्या होगी 4 गुनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 360 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको बेसिक तरीका अच्छा लगा या आपको ये तरीका अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका सबसे बेस्ट लगा होगा। आपको इस तरीके से आप ओरली भी कर सकते हैं। अब आपको एक सवाल भी सेम टाइप का सवाल दूंगा मैं आपको, उस सवाल को आप ओरली करना है, 2 मिनट में 2 सेकंड में करके दिखाना है आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हमारा किसी संख्या के 68% में जब 44 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब क्या कह रहा है 68% में जब 44 जोड़ा जाता है तो 68% टोटल क्या होता है हमारा 100%, तो 32% बचा, तो 32% की वैल्यू क्या हो गई हमारी 44, 32% की वैल्यू क्या हो गई 44 हो गई, तो 100% की क्या हो जाएगी हमारी 44 गुणा 100/32, 4 से काट दो, 4 से 11 बार, 4 से कितनी बार हो गया हमारा 8 बार, तो 1100/8 आ गया। 1100 क्या आ गया हमारा 8 आ गया। इसे क्या हम कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। जब 1100/8 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप सॉल्व, मैं आपको चाहें तो सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में। 8 का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये चीज़। अगला सवाल दिया, इसका आंसर आ रहा था 137.5%। इसका आंसर क्या आएगा 137.5% आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 8 महीने में खरीद सके। तो हम इस सवाल को, मैंने आपको इस तरह का सवाल पहले भी करा चुका हूँ।
इस तरह का सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था 12 महीने में खरीदनी है, उसे 8 महीने में खरीदनी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कोई कॉमन संख्या ले लेते हैं जिससे वो खरीद सके। तो मैंने कॉमन संख्या क्या ले ली, इसमें 24 ले ली। क्या ले ली, 24 ले ली। देखिए मान लीजिए कार वो 24 रुपये की थी, ठीक है। उसने क्या पहले सोचा गया था 12 महीने में खरीदूंगा मैं, पर उसके मन में आ गया मैं 8 महीने में खरीदूंगा, क्योंकि उसे 9वें महीने में शादी है, शादी उसे कार से जाना है, ठीक है। तो उसने सोच लिया कि उसे अब 8 महीने में कार खरीदनी है, पर पहले उसने सोचा था 12 महीने में खरीदनी है। जब उसे 12 महीने में खरीदनी होती तब वो कितने रुपए बचाता, 24 रुपये के हिसाब से 2 रुपये बचाता। कितने रुपये बचाता, 2 रुपये बचाता। पर उसे अब कितने महीने में खरीदनी है, 8 महीने में खरीदनी है, तो वो कितने रुपये बचाएगा, 3 रुपये बचाएगा। कितने रुपये बचाएगा, 3 रुपये बचाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो वो कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है, 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है। कितना, 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है। किस पर, 2 पर। नीचे क्या आता है, इनिशियली मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50%। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये सवाल। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका, कम से कम 8 से 9 बार पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल। तो आपके इस सवाल को माइंड में भर जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दोबारा लेके आया रिविजन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। एक सवाल और बहुत आता है, पास और फेल वाला, उसके 2 सवाल और मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वो सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब देखिए वो सवाल कौन सा है हमारा, मैं आपको करा चुका हूँ, लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है वो सवाल। एक परीक्षा में 52% छात्र क्या होते हैं, हिंदी में, तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इस टाइप का सवाल करा चुका हूँ। 52% क्या हो रहे हैं छात्र, क्या हो रहे हैं हमारे हिंदी में, प्लस 42% किस में फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में। तो दोनों कितने हो गए, 2 2 4, 5 और 4 क्या हो गए, 9, 94% हो गए हमारे, ठीक है। और 17% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो 94% माइनस क्या हो जाएगा, 17%। कितने बचेंगे, 14 में से 7 बचे, 8 में से 1 गए हमारे, 7 बचे, 77% हो गए। 77% क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में फेल हो रहे हैं। 77% क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में फेल हो रहे हैं। ये तो बहुत बेकार रिजल्ट है। 77% क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में फेल हो रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है वो, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। सफल कितने हो जाएंगे हमारे, 23%। सफल क्या हो जाएंगे, 23%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत से टीचर इसे बेन आरेख द्वारा बताते हैं। किससे बताते हैं, बेन आरेख से बताते हैं इन सवालों को। पर हमें बेन आरेख से नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बेन आरेख से तब बताया था मैंने आपको ये सवाल, इस टाइप का सवाल, जब हमारे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हों। जब हमारे 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं तब उसको बेन आरेख से करना सही रहता है। अगर हमारे 2 ही सब्जेक्ट हैं तब हम इसको बेन आरेख से कभी भी नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि बेन आरेख से लगता है हमें टाइम बहुत ज़्यादा, और हमें टाइम क्या बचाना है, कंज्यूम करना है, अपना बचाना है टाइम। तो हमें बेन आरेख से तभी करना है जब आपको 3 सब्जेक्ट का है। 3 सब्जेक्ट में बहुत ही कम आता है एग्जाम में, बहुत ही कम। एक बार सीपीओ या उसमें आया था सीजीएल में, जो मैं आपको सवाल करा चुका हूँ पहले, आपको पहली वाले पार्ट में करा चुका हूँ बेन आरेख के द्वारा वो सवाल को। तो वो सवाल आया था सीजीएल में आया था। वैसे सीजीएल और आता नहीं है, मुझको बहुत ही कम आता है, 3 का आ जाएगा तो रियल केस में आता है। तो आपको घबराना नहीं है, उससे भी मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं देगा जिसने, वो सवाल पीछे वाली पार्ट में जाकर देख सकता है, 6 या 7वें पार्ट में वो सवाल मैंने आपको बताया था। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल है। अब आराम से आप इस टाइप के दो जो सब्जेक्ट के आएंगे सवाल आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए एक कक्षा में 60% छात्र क्या होते हैं, हिंदी में सफल होते हैं। 60 प्लस 45% छात्र संस्कृत में फेल होते हैं। और टोटल में जो पास हो रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। कितने हो जाएंगे, 25। तो हमारे 45 में 25 का 20, 60 प्लस 20 कितने हो गए, 80% क्या हो गए हमारे, पास हो गए। ये अच्छा रिजल्ट है, 80% क्या हो गए, पास हो गए। पर पूछ कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, तो क्या हो जाएगा, 20% का छात्र क्या हो जाएंगे, असफल हुए। बच्चे क्या कर देते हैं, मैंने आपको बताया जल्दी में क्या करते हैं, वो 80% ही लगा जाते हैं। क्या करते हैं, 80% ही लगा जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर का एक तरीका ये होता है कि वो बच्चे का दिमाग को पढ़ता है, बच्चे का दिमाग क्या कह रहा है। बच्चे का दिमाग 80% भी बोलेगा और बच्चे का दिमाग 20% भी बोलेगा। जो जल्दबाजी नहीं करेगा वो 20% लगाएगा, और जो पढ़ेगा ही नहीं सवाल को, जिससे जल्दबाजी रहेगी, ज़्यादा ही जल्दबाजी रहेगी, वो क्या कर देगा, जल्दी में 80% लगा देगा। उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मगर उसे क्या है, जल्दबाजी है। ज़्यादा जल्दबाजी भी हानिकारक होती है। पेपर में जल्दबाजी करिए, कॉम्पिटिशन में, एग्जाम में जल्दबाजी करिए, पर सवाल को पूरा पढ़कर। सवाल अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे तो आप सवाल जल्दी में क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो ये था हमारा आज का 10वां पार्ट। अब हमारे पार्ट खत्म हो गए परसेंटेज के। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। 10 पार्ट में मैंने आपको कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको परसेंटेज के 150 प्लस क्वेश्चन करा दिए, जो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अब आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है।
अगर आपने जिसने नहीं देखे 10 पार्ट, वो पहले तो 10 पार्ट देख ले, फिर क्या करे, प्रैक्टिस करे, और जो सवाल नहीं समझ में आए वो मेरे से पूछ सकता है वो आपसे। अगर जिसको टेलीग्राम पे जुड़ना है उसको टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगा, मुझसे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकती हैं। मेरा ग्रुप बनना है नॉलेज 247 के नाम से, मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे जुड़ सकती हैं और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकती हैं मुझसे, ठीक है। और आपको कल से क्या शुरू होगा, प्रॉफिट और लॉस। आप प्लीज क्लास को लेना ना भूलें प्रॉफिट लॉस की, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से आपको मैं प्रॉफिट लॉस भी कराऊंगा। जिस तरीके से मैं आपको नंबर सिस्टम और परसेंटेज कंप्लीट कराया है, उसी तरीके से आपको मैं प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट कराऊंगा। जितने पार्ट बन सकते हैं उतने कराऊंगा। जैसे मैंने आपको देखो 10 पार्ट उसके कराए पूरे, और 10 पार्ट उसके कराए। 10 पार्ट कोई भी नहीं कराता है, कोई भी टीचर आपको 10 पार्ट कोई भी नहीं कराएगा। मैं आपको 10 पार्ट करा रहा हूँ आपके, क्योंकि आपका मैं हर सवाल करा रहा हूँ, हर एक बेसिक से लेके बिल्कुल मॉडरेट और आपकी हाई लेवल तक ले गया हूँ मैं आपको। तो आप प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बायो, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा चैनल है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स।